विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने से पहले एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 10 मार्च को आने वाले नतीजों से पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीएम सावंत ने पीएम आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। सीएम सावंत ने एग्जिट पोल के बाद राजनीतिक हालातों को लेकर के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की। पीएम से मुलाकात के बाद प्रमोद सावंत ने कहा कि 10 मार्च को परिणाम आएगा। बीजेपी राज्य में 20 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी के ही जीत दिखा रहे हैं। सीएम सावंत ने दावा किया कि बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन मिलेगा। सीएम सावंत ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों की मांग को लेकर केंद्रीय नेतृत्व उनसे संपर्क में रहेगा। जरूरत पड़ने पर हम एमजीपी का समर्थन ले सकते हैं। महाराष्ट्र के 20 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापों पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल प्रचार तंत्र के तरीके से किया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में जिन 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है उसमें 12 जगहें मुंबई में हैं और ज़्यादातर जगहें व्यापारियों से जुड़ी हुई हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार यह छापे संदिग्ध कर चोरी से जुड़े हुए थे। इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि देश के सभी हिस्सों में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह बंगाल, आंध्र प्रदेश में हुआ और अब यह महाराष्ट्र में भी हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियां एक तरह से भाजपा की ही प्रचार मशीनरी बन गई हैं, लेकिन महाराष्ट्र इससे झुकेगा नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में महिला मार्च का आयोजन किया है, जिसमें महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। मार्च में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रही कांग्रेस की 159 महिला उम्मीदवार भी शामिल हुई हैं। मार्च को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और यूपी की प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि यह एक आंदोलन है महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा ने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान कांग्रेस के लिए आंदोलन है। यह सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, बल्कि देश प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन है। इसका उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं व उनकी आकांक्षाओं को मुख्य धारा में लाना है। ये महिला मार्च का आयोजन राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में आरबीआई की डिजिटल करेंसी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक के परामर्श के बाद दिया गया सचेत निर्णय है और हम इसमें स्पष्ट लाभ देख रहे हैं। डिजिटल रुपये के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आरबीआई डिजिटल रुपये को जिस तरीके से चाहे डिज़ाइन करे, लेकिन ये संभावना पूरी है कि केंद्रीय बैंक की यह डिजिटल मुद्रा इसी साल लॉन्च की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि हम केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा में स्पष्ट लाभ देखते हैं, क्योंकि वर्तमान में देशों के बीच होने वाले थोक भुगतान, संस्थानों के बीच बड़े लेन देन और प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंकों के बीच बड़े लेन देन, ये सभी डिजिटल मुद्रा के साथ बेहतर ढंग से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के 300 सीटें जीतने का दावा करने पर पलटवार किया है। केशव ने ट्वीट किया कि 400 सीट जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव जी मतगणना के पहले ही 300 पर आ गए। 10 मार्च को गठबंधन के साथ 100 भी नहीं जीत पाएंगे। प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार फिर से बनेगी। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना, भाजपा का मजबूत संगठन पिछड़े और दलितों के समर्थन से फिर जीतेंगे। इससे पहले अखिलेश ने कहा था कि जनता इस बार डबल इंजन सरकार की पटरियां उखाड़ने के लिए तैयार है। सपा गठबंधन को 300 सीटें मिलनी तय है। बता दें कि सोमवार को आए सभी एग्जिट पोल्स में आंकड़े भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने वाले ही रहे हैं। हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज अपना आम बजट पेश कर रही है। बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ओल्ड खेल परीक्षण के जैसे सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित किए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बाल कुपोषण से निपटने के लिए बाल संवर्धन प्रणाली लागू करने और कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसमें संस्कृति मॉडल स्कूलों को 138 से बढ़ाकर 500 किया जाने की व्यवस्था है। इन स्कूलों में 5वीं से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ कौशल को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर 50 स्टेम लैब की स्थापना भी की जाएगी। 8वीं से 12वीं तक कक्षा के ये विषयवार ओलंपियाड भी शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पर कहा कि कोविड-19 के बाद यह अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है। यह बजट आने वाले 25 सालों में विकास की दिशा निश्चित करेगा। देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान 3.4% है।
इसे 4% करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा योगदान करेंगे। बता दें कि कृषि क्षेत्र के लिए इस बार 5,988.76 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 27.7% बढ़ाया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी बजट में अनेक घोषणाएं की गई हैं। राज्य स्तरीय सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने का ऐलान भी किया गया है। सुषमा स्वराज पुरस्कार उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पुरस्कार के साथ साथ 5 लाख रुपए नगद राशि भी दी जाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना में वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से सुनवाई में मौजूद रहने को कहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर अदालत ये सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 5 बूथों का वीवीपैट ईवीएम मिलान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 मार्च को मतगणना है, देखना होगा कि क्या इस संबंध में अब कोई आदेश दिया जा सकता है या नहीं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित होने हैं। पिछले कुछ चुनावों के बाद ईवीएम को लेकर के बराबर सवाल उठते रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। कल यानी सोमवार को बेलारूस में हुई इस बातचीत में युद्ध के बीच लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर सहमति नहीं बनी। इस बीच रूस ने लगातार दूसरे दिन नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर जारी रखने की बात कही। आज कीव, खार्किव, सूमी, चर्निहिव और मारियुपोल शहरों में युद्ध विराम रहेगा। कल भी इन्हीं 5 शहरों में संघर्ष विराम रखा गया था। इधर जान बचाने के लिए लोगों का यूक्रेन से पलायन लगातार जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के बीच अपनी लोकेशन शेयर की है। देश छोड़ देने और बंकर में छुप जाने की अफवाहों को गलत बताते हुए जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि वह किसी बंकर में नहीं छिपे हैं और तब तक कीव में मौजूद रहेंगे जब तक देशभक्ति से भरे इस युद्ध को जीतने के लिए जरूरी होगा। जेलेंस्की ने कहा कि मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं यहां कीव में बारकोवा गली में मौजूद हूं। मैं किसी से नहीं डरता। मैं अपने देशभक्ति से भरे युद्ध को जीतने तक यहां बना रहूंगा। बता दें कि रूस ने दावा किया था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव छोड़कर बंकर में छिप गए हैं।